ठीक है। नहीं सर, हम लोग थोड़ा सा किबलिंग पढ़े थे लास्ट वाले क्लास में। Okay. सिर्फ एक ओवरव्यू दे देते हैं क्या क्या होता है, बहुत स्पीड में लेंगे क्योंकि इनको मोटा मोटी पता होगा। देखिए, नेटवर्क इजी भाषा में जब भी दो डिवाइस को बीच में वायर से जोड़ दिए वो नेटवर्क बन गया। इजी लैंग्वेज में ये पहला है PC1, ये है PC2, बीच में वायर लगा दिए, बन गया। दोनों पीसी पे एक एक पोर्ट होता है जिसको RJ45 पोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो भी चीज है हम लोग नेटवर्किंग को एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन या कोई भी रिसोर्स जैसे कि पीसी की जगह हम लोग प्रिंटर लगा सकते थे, एक स्कैनर लगा सकते थे, कुछ भी लगा सकते थे। अगर वायर से कोई चीज जुड़ा है और उस पर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो नेटवर्क है। ठीक है, अब जब हम लोग अपने सेंस में नेटवर्क की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ प्रोटोकॉल की बात करते हैं। हम लोग सिर्फ प्रोटोकॉल सीखते हैं कि दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा तो कुछ सेट ऑफ रूल्स बनेंगे, सेट ऑफ रूल्स, और यही सेट ऑफ रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग में हर चीज का रूल है। इस ईथरनेट के साइज से लेकर कितना चौड़ा होगा, कितना मोटा होगा, से लेकर ये वायर कितना लंबा रहेगा, इसमें कितने पीस वायर रहेंगे, वायर की वोल्टेज क्या रहेगी, हर चीज के लिए एक बुक है, एक RFC डॉक्यूमेंट है। हर चीज आपको एक डॉक्यूमेंट में एक नंबर है, RFC कुछ 4 डिजिट 3 डिजिट का नंबर रहता है। इसको खोल के पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज का स्टैंडर्ड मिल जाएगा। ऐसा ऐसा होगा तो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा, अदरवाइज चेंजेस होगा तो नहीं होगा। ठीक है, जो भी कंपनीज होती है वो इस मॉडल के ऊपर अपना मॉडल अप्लाई करती है, सेट स्टैंडर्ड के ऊपर कुछ नया चेंजेस कर देगी, फिर उस कंपनी का प्रोप्राइटरी मॉडल हो जाता है। लेकिन इतना उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो चूंकि नेटवर्क सेट ऑफ रूल्स है तो हर चीज के लिए प्रोटोकॉल है, जैसे कि मैंने बताया। नेक्स्ट चीज, अगर दो डिवाइस है तो बीच में वायर लगा दिए, कनेक्शन बन गया, इक्वेशन में आ जाता है PC3। अब कैसा कनेक्शन बनेगा, क्योंकि पोर्ट तो एक ही एक है, एक पोर्ट इस पे होगा, एक पोर्ट इस पे, एक पोर्ट इस पे है। तो इंट्रोडक्शन होता है नया डिवाइस का जो कम्युनिकेशन बनाए, और ये पहला नया डिवाइस था हम लोग के समय का हब। वो क्या करता था, उसमें मल्टीपल इनपुट पोर्ट्स होते थे, हो सकता है इसमें 3-4 जितने भी हो, एक से इसमें जुड़ गया। ये पहला डिवाइस था हब जो कनेक्शन बिल्ड किया। हब क्या करता है, कोई भी डेटा यहां से आएगा, सारे पोर्ट जितना पोर्ट है उस पे सारे से वो डेटा बाहर कर देगा, रिपीट करता था, रिपीट करता था डेटा। तो फायदा ये हुआ कि PC3 के साथ यहाँ पे PC4 और PC5 सब का कनेक्शन इससे हो गया। ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या है, अब हम लोग क्यों नहीं यूज करते, क्यों खराब हो गया अब, इसलिए कि मान लो PC1 बोला कि हमको PC2 को कोई डेटा भेजना है। अब जैसे ही वो डेटा यहां गया, वो डेटा सबसे निकलेगा, इससे सबसे निकलेगा। जो डेटा का जो डिस्कार्ड होता है, जो डेटा अनयूज होता है, वो ये PC पहले उसको रिसीव करेगा, चेक करेगा कि अच्छा ये तो PC2 के लिए था, मेरे काम का नहीं है। ये भी वही करेगा, ये भी वही करेगा। अब PC2 बोलेगा ये तो मेरा है, ये मेरा हो गया। इससे वो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एनर्जी वेस्टेज। हर निक कार्ड हमेशा एक्टिव है, डेटा सुन रहा है, रिसीव कर रहा है। दूसरा सिनेरियो क्या है, मान लीजिए PC5 की जगह नेटवर्क बहुत बड़ा है, यहाँ कोई अटैकर बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लिनक्स खाली लिनक्स वगैरह लगा के। अब वो क्या कर रहा है, जो भी नेटवर्क उसके पास आ रहा है उसको पूरा पूरा रीड कर रहा है, देख रहा है कि क्या क्या डेटा भेज रहा है। पुराने टाइम में इंक्रिप्शन में नहीं होता था, पासवर्ड कोई लिख के भेजा, यहाँ पासवर्ड देख लिया। ठीक है, तो हम लोग हब को हटा दिए। हब को किस डिवाइस से रिप्लेस किया हम लोग, ब्रिज से। कुछ समय के लिए एक डिवाइस आया था जिसका नाम था ब्रिज। ठीक है, ठीक है, ब्रिज क्या करता है, ये पता करता है कि कौन सा डिवाइस किससे कनेक्टेड है। मतलब इसको पता है कि PC1 इसके, मान लीजिए इस पोर्ट का नाम दे देते हैं FA10/1, और इसको दे देते हैं FA0/2। इसको पता रहता है कि PC1 FA01 में है और PC2 FA02 में है।
अगर ये बोला कि हमको PC2 से कम्युनिकेट करना है, ये अंदर अंदर एक टेबल बनाता है, ये टेबल देखता है कि PC2 कहाँ पर है, तो चुपचाप डेटा यहाँ से निकाल देते हैं। इन लोगों को किसी को कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन ये अभी ब्रिज आने से पहले हब पे एक और सिचुएशन था। अभी तो हम बताएं कि प्राइवेसी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, दूसरा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, तीसरा एक इशू है कि पुराने टाइम पे जो कम्युनिकेशन होता था, कम्युनिकेशन के टाइप्स के बेसिस पे भी उनको इश्यूज मिलते थे। कम्युनिकेशन का टाइप होता था और एक कम्युनिकेशन का पाथ होता था। एक टाइप हो गया आपका सिंप्लेक्स, फिर हो गया हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, और एक हो गया फुल डुप्लेक्स। और पाथ में हो गया आपका कोलिजन डोमेन और एक हो गया ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब क्या है, जल्दी जल्दी खत्म करना। सिंप्लेक्स का मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक तरफ का है, रिप्लाई रिसीव करने का कोई जरिया नहीं है। इसका एग्जांपल हो गया हम लोग का रेडियो या टीवी, जो वहां से इंफॉर्मेशन आ रहा है हम लोग सुन सकते हैं, भेज कुछ नहीं सकते। हाफ डुप्लेक्स क्या है, कम्युनिकेशन का पाथवे तो है लेकिन एक टाइम पे एक ही तरफ का है, वॉकी टॉकी। आप बोलोगे तो चुप रहना पड़ेगा सामने वाले को, जब सामने वाला बोलेगा तो आप चुप रहोगे। अभी जो कम्युनिकेशन यूज करते हैं वो फुल डुप्लेक्स यूज करते हैं, बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं फोन पे और इंटरनेट पे भी, डेटा सेंड भी होता है, रिसीव भी होता है। पुराने टाइम पे फुल डुप्लेक्स नहीं चलता था, चाहे वो वायर्ड कम्युनिकेशन हो चाहे वो वाईफाई हो, वाईफाई अप टू वाईफाई 6 तक, आज भी वाईफाई हाफ डुप्लेक्स चलता है। और पुराने टाइम पे वायर भी हाफ डुप्लेक्स में चलता था। अभी वो ये स्विच पे चेक करेंगे तो अभी लिखेगा फुल डुप्लेक्स, पहले नहीं लिखता था, पहले हाफ डुप्लेक्स था। तो हाफ डुप्लेक्स का सीन ये था कि मान लीजिए PC1 बोला और ये ब्रिज नहीं, उस समय का हब था। PC1 जब इंफॉर्मेशन शेयर किया तो सारे पे डेटा आ गया, ठीक है, सबको पता है कि इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। अगर ये अटैकर हटा दीजिए, अगर मान लीजिए PC4 PC5 है, अगर ये कुछ अटेम्प्ट करता है सेंड करने का, तो जो डेटा भेज रहे हैं वो डेटा स्ट्रीम करप्ट हो जाएगा, दो डेटा मिक्स हो गया, ठीक है। ये जो डेटा जो करेक्शन वाला सिनेरियो था, इसको ठीक करने के लिए हम लोग दो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, पुराने टाइम की बात चल रहा है, CSMA CD, CSMA CA। ये इसका फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब पता करना कुछ हुआ। डेटा मान लीजिए कि +5 वोल्ट पे जा रहा है, जो वायर है वो इनिशियली 0 वोल्ट पे है, जैसे ही +5 वोल्ट होता है समझ लो कोई डेटा स्ट्रीम स्टार्ट हुआ। अब ये अगर PC5 भी कोई डेटा सेंड करने का अटेम्प्ट कर रहा है तो ये वोल्टेज सरप्लस होकर 10 वोल्ट हो जाएगा, वोल्टेज पे वोल्टेज ऐड हो गया। अब नेटवर्क कार्ड को पता चल गया कि कुछ हुआ, अब ये क्या करेगा, डेटा सेंड करना बंद कर देगा और एक रैंडम टाइमर लगा देगा कि इतने देर तक वो डेटा सेंड नहीं करेगा। ये होता है कोलिजन डिटेक्शन। उसको पता चल गया 10 मतलब उसका वोल्टेज पीक कर गया तो पता चल गया कि यहाँ कुछ कांड हो गया है। ये पुराने टाइम में वायर्ड में यूज करते थे, जैसा कि हम बताए कि वाईफाई 6 जो कि शायद लेट यहाँ पर फोन सपोर्ट भी नहीं करता है, वो तक हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करता है। अभी वाईफाई 7 जो नया आया है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा वाईफाई है जो फुल डुप्लेक्स में चल रहा है, या वाईफाई 6E के बाद से फुल डुप्लेक्स हो गया है। तो ये दूसरा क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। ये क्या करता है, पहले से सुन रहा होता है, वायर के सिनेरियो में, वाईफाई के सिनेरियो में पहले से सुन रहा होता है कि कोई कम्युनिकेशन चल तो नहीं रहा है। अगर चल रहा होता तो वो डेटा शेयर ही नहीं करता है, पहले तो शेयर करके चेक करता था कि अच्छा पीक आ गया तो बंद कर दो, और अब है कि पहले ही सुन लेता है कि कोई कम्युनिकेशन है तो नहीं होगा तो वो शेयर ही नहीं करेगा, ठीक है। CSMA CD, CSMA CA, हाफ डुप्लेक्स। अब हम लोग हब हटा के ब्रिज लगाते हैं। ब्रिज उतना पॉपुलर डिवाइस रहा नहीं है, यूज ही नहीं हुआ, बहुत कम यूज हुआ, लेकिन इसको पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हम लोग प्रोटोकॉल देखते हैं, एक प्रोटोकॉल है STP,
क्या नाम है इसका, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इस पे जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि बीपीडीयू भेजा जाता है। बीपीडीयू बताता है कि कौन सा लिंक को एक्टिव रखना है, कौन सा लिंक को ब्लॉक कर देना है। सुपीरियर बीपीडीयू, इंफीरियर बीपीडीयू सब होता है। तो बीपीडीयू का फुल फॉर्म होता है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ये जो वर्ड है ब्रिज, ये इसी ब्रिज का बात होता है। ये पहली बार ये जो प्रोटोकॉल है वो इस पे यूज हुआ था कि मान लीजिए कि एक का ही लिंक उठा के इस पे आप लगा दिए तो उसको पता चल जाएगा अच्छा मेरा ही लिंक मेरे पे आया हुआ है, तो इसको ब्लॉक कर देगा ताकि लूप नहीं बने। और लूप से तो एक चीज पढ़ाना लास्ट टाइम भूल गए थे, वो था क्या होता था, शायद ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म होता है, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। और एक चीज और होता है मैक एड्रेस फ्लैपिंग। ये पिछले बार नहीं पढ़ाए थे, ये दोनों बहुत मस्त चीज है। मान लीजिए कि ये ब्लॉक नहीं होगा तो दिक्कत ये होगा कि मान लीजिए यहाँ पे ट्रैफिक आया, अब क्योंकि उसको अब ये तब पढ़ाते हैं जब नेक्स्ट टाइम पढ़ाते हैं, कोई नहीं इसको भी लिख के रखते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो ये एसटीपी यही करता था कि वो ब्लॉकिंग करता था ब्रिज के, लेकिन ब्रिज हम लोग अब यूज नहीं करते हैं क्योंकि ब्रिज पता नहीं इस पे कुछ डिटेल्स नहीं, क्यों ये पॉपुलर नहीं था। हम लोग सीधे स्विच कर गए स्विच पे, जो भी हम लोग यूज करते हैं कॉन्फ़िगर करते हैं, सब कुछ सेम रहता है। ये भी अपने अंदर एक टेबल मेंटेन करता है, मैक एड्रेस टेबल, ठीक है, जहां पे वो हर पोर्ट का नंबर और हर इसका मैक एड्रेस, जैसे जिसका मैक एड्रेस ए है, इसका एड्रेस बी है, इसको साथ साथ लिख कर चलता है। जैसे ये फॉर एग्जांपल FA0/1 पे कौन बैठा है, ए बैठा हुआ है, FA/02 पे बी बैठा हुआ है, ठीक है। अब इससे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है सीसीएनए का, इंटरव्यू का, हर जगह का, कि मैक एड्रेस टेबल का ये जो टेबल है इसमें मैक एड्रेस की एंट्री होती कैसे है, ठीक है। इसकी एंट्री ऐसे होती है, बता रहे हैं। इसकी एंट्री को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा कि जो ट्रैफिक जो निकलता है किसी डिवाइस से, कितने तरह का ट्रैफिक होता है। अभी तक हम लोग सिर्फ ये पढ़े हैं, अभी ये पढ़ना बाकी है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ट्रैफिक कितने तरह का होता है, एक होता है यूनिकास्ट ट्रैफिक, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट भी होता है लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, ओनली ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट भी होता है, और एक जिसका तो कोई नाम ही नहीं लेता है, एनीकास्ट। बिल्कुल, नाम सुने एनीकास्ट? बिल्कुल। इन दोनों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सब अपना अपना एक दिन रखने वाला टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अभी हम सिर्फ यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट का डिस्कस करेंगे। यूनी का मतलब होता है एक, 1 to 1, और ब्रॉड का मतलब होता है जितने लोग मिल जाए उतना सही है, मतलब ऑल, 1 to many। ऑल मान लीजिए जितने लोग हैं सबको ट्रैफिक मिला तो वो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है। कास्ट मतलब टू शेयर, किसी चीज को भेजना। तो यूनिकास्ट ट्रैफिक क्या होता है, जब PC1 कहता है कि हमको PC2 को कोई चीज शेयर करना है तो ये यूनिकास्ट ट्रैफिक है। अगर PC1 कहता है कि हमको सारे ग्रुप में वो चीज शेयर करना है तो वो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है। अब यूनिकास्ट ट्रैफिक में दो डिस्टिंक्शन अलग आता है, एक होता है नोन, नोन मतलब जाना हुआ यूनिकास्ट, एक होता है अननोन। अब ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा यूनिकास्ट नोन है और कौन सा यूनिकॉर्न है? स्विच। ये डिसाइड करेगा, और उसका स्विच भी नहीं, स्विच के अंदर का जो मैक एड्रेस टेबल है ये डिसाइड करेगा कि ट्रैफिक अगर इसमें एंट्री है तो वो नोन है, वो तो नोन अगर एंट्री नहीं है तो वो अननोन है। सिंपल है, स्विच के पास फर्स्ट टाइम जो ट्रांसमिशन होगा जो अननोन ट्रैफिक है, अननोन यूनिकास्ट ट्रैफिक है, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक के जैसा होता है। फॉर एग्जांपल एक समय है जब इसका मैक एड्रेस टेबल खाली है, क्योंकि हर स्विच जब ऑन होता है तो उस पर कुछ नहीं होता, वो खाली रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं और सीसी में तो मेरे आ रखा है क्वेश्चन। स्विच एकदम खाली है, पूरा इसका मैक एड्रेस टेबल खाली है। PC1 बोला कि PC2 को एक पैकेट भेज दो, एक सिंगल पैकेट। स्विच को पता नहीं है कि PC2 कहाँ है या PC2 ये है कहाँ पर, पोर्ट्स में तो कनेक्टेड है, ठीक है।
अब ये क्या करेगा, जैसे पुराने टाइम में हब भेजता था, पैकेट रिसीव किया और सारे पोर्ट में फॉरवर्ड कर दिया, कहीं ना कहीं तो होगा। लेकिन स्विच इसके टेबल पे एक एंट्री चढ़ाएगा FA0/1 और वो एंट्री रहेगी PC1 की। मतलब पैकेट का जो सोर्स है, पैकेट आया कहां से है, यहां से आया है, हमेशा सोर्स की एंट्री चढ़ती है इस पे। दूसरा काम, PC5 बोला पैकेट मेरे काम का नहीं है, 3 बोला मेरे काम का नहीं है, 4 बोला मेरे काम का नहीं है, B बोलता है या 2 बोलता है कि मेरे काम का है और इसका रिप्लाई भेजता है स्विच। तो जब ये रिप्लाई यहां से आएगा तो फिर सोर्स के नाम पे FA0/2 B और अब इसको पता है कि 1 कहां पे बैठा हुआ है, FA01 पे, चुपचाप ट्रैफिक यहां से निकलेगा, इस बार ब्रॉडकास्ट नहीं होगा और ये आपका मैक एड्रेस टेबल भर गया। अगर यही सेम सिनेरियो अगर 3 के लिए बात होता है तो 3 के लिए इस बार उसको पता है कि यहाँ पे ये, हाँ एक और चीज जिस पोर्ट से ट्रैफिक आता है, फॉरवर्डिंग जो नेक्स्ट टाइम स्विच करता है सब पे, वो उस पोर्ट पे कभी नहीं करता है। यहां से ट्रैफिक रिसीव हुआ तो यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं जाएगा, बाकी सब में जाएगा उसको छोड़कर, ठीक है। अगर ये PC1 PC3 के लिए बोलता है, उसका एंट्री नहीं है, तो सेम ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जैसा सारे पोर्ट्स पे निकलेगा ट्रैफिक, और फिर जब 3 रिप्लाई करेगा तो उसकी एंट्री यहाँ आ जाएगी, ठीक है। गुड आउट नो। आगे बढ़ते हैं, ये चीज पढ़ते हैं, कोलिजन डोमेन क्या होता है। क्योंकि हम लोग रास्ता पढ़ रहे हैं, पाथ। जब कोई नॉर्मल ट्रैफिक जो रास्ता चुनता है अपने चीज को पहुंचने के लिए, वो उसका कोलिजन डोमेन होता है। और 2 पॉइंट रह गए बस, ये बताओ और उसके बाद पेल लगाओ। कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन, व्हाट इज द एग्जैक्ट आपको तो क्लियर टास्क रिगार्डिंग दिस? अनुज भाई वहां देख लो, काम नहीं मट गया बस। बताओ कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। अभी हम लोग रास्ते का डिस्कशन करते हैं, पाथवे का। डेटा ट्रैफिक। कोलिजन डोमेन क्या है? जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है, नॉर्मल ट्रैफिक मतलब जो यूनिकास्ट ट्रैफिक होता है, वो किस रास्ते से कहां पे पहुंच रहा है, उस रास्ते को हम लोग कोलिजन डोमेन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब ये मैक एड्रेस टेबल नहीं बना था तो 1 को 2 तक पहुंचने के लिए सारे पोर्ट्स पे से गुजरना पड़ा था। मतलब जितना पोर्ट था उसका ट्रैफिक जो सब पे निकला था बाहर, तो वो एक कोलिजन डोमेन था। और हब के साथ यही उसका नॉर्मल सिनेरियो, जो ट्रैफिक आएगा वो सारे पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो एक कोलिजन डोमेन बनता। लेकिन अब हम लोग स्मार्ट है और स्विच का यूज कर रहे हैं, तो ए का ट्रैफिक चुपचाप से ये सीधा लकीर पकड़ के यहाँ आता है, इनसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये एक सिंगल कोलिजन डोमेन है। अगर तो डिवाइस भी कनेक्ट हो सिंपल एक दूसरे से, और कोई स्विच हवा ऐसा कुछ ना हो, तो कोली उनका जो डाटा ट्रांसमिशन होगा, उनका कोलिजन डोमेन ब्रॉडकास्ट डोमेन एक सेम रहेगा, उनका सेम रहेगा। हाँ हाँ, क्योंकि वो तो सेंडर रिसीवर एक ही फिक्स है, तो उसको हम हाँ कोलिजन भी बोल सकते हैं, ब्रॉडकास्ट भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हाँ, ठीक पाथवे का, रास्ते का, जो रास्ता जो ठीक है। बेस्ट वे फॉर ट्रैफिक, वो दूसरा चीज है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ गए कोलिजन डोमेन। हाँ, जो हब होते थे पुराने टाइम में, वो जितने डिवाइस उनके कनेक्ट होते थे वो सब ये कोलिजन डोमेन में थे, क्योंकि कोई भी कन्वर्सेशन सबको पहुंचता था। स्विचेस जो होते हैं वो कोलिजन डोमेन को तोड़ देते हैं। अब इसका ट्रैफिक सिर्फ इसको पहुंचता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखने की बात ये है कि एक्चुअली PC1 और PC2 के बीच में 2 कोलिजन डोमेन है। PC1 पहले स्विच से बात करेगा, स्विच PC2 से बात करेगा, 2 कोलिजन डोमेन, यहां से यहां बातचीत और यहां से यहां बातचीत, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये इजी है। जब भी कोई ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होता है, अगर PC2 बोल रहा है जानबूझकर, PC1 बोल रहा है जानबूझकर, सबको हमको कोई चीज सुनाना है, तो स्विच भी क्या करेगा, सबको पास करा देगा ट्रैफिक। तो ये पूरा ट्रैफिक हो जाता है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, जो जानबूझकर ऐसा बोला जाए कि ट्रैफिक को सबको सुना दो। अब ये हो गया बिल्डिंग 1, यहां पे है बिल्डिंग 2, ठीक है। सेम सेटअप, एक स्विच, 5 डिवाइसेस कनेक्ट, एक तार हम दोनों स्विच के बीच में जोड़ दिए। PC1 बोला कि सबको सुना दो,
ट्रैफिक यहाँ भी गया और यहाँ से होते हुए यहाँ पे भी आएगा और सब पे जाएगा, मतलब ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो ये दिक्कत की बात है। अगर PC2 कहेगा कि जब इसके अंदर भी कोई PC1 होगा, अगर वो कोई बोला कि हमको सबको सुनाना है, फिर उसका ट्रैफिक यहाँ पे आके फैल जाएगा, तो ये होगा डिस्टर्बेंस। फिर हब में और स्विच में ज्यादा अंतर बचेगा नहीं। तो हम लोग एक नया डिवाइस इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं राउटर। वो क्या करता है, इस ब्रॉडकास्ट डोमेन को तोड़ देता है। राउटर जो होता है वो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जो यहाँ से पास हुआ उसको इसके आगे जाने नहीं देता है, और स्विचेस क्या करेगा, जब यहाँ से ब्रॉडकास्ट निकलेगा तो यहाँ पे रोक देगा फिर राउटर। मतलब अपने ग्रुप में आप अपनी बिल्डिंग में कुछ भी करो, अपने अपने बिल्डिंग तक चीजों को रोक देता है राउटर। तो राउटर जो है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को तोड़ता है, और स्विच जो है वो कोलिजन डोमेन को तोड़ता है, और हब जो है वो इडियट है, वो कुछ भी नहीं करता है। ये इसके लिए सब एक बराबर है, कोलिजन डोमेन। ठीक है, समझ में आ गया? इतना पढ़ने के बाद इसमें कोई डाउट है किसी भी टॉपिक पे? डाउट है कि स्विच ब्रॉडकास्ट क्यों है, अभी बताया ना। स्विच ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को पास कराता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जो होता है, कोई भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक का जो एड्रेस होता है, जो अभी हम लोग लेयर 2 एड्रेसिंग कर रहे हैं, तो सब मैक एड्रेस के बेसिस पे काम हो रहा है। मैक एड्रेस का मैक्सिमम वैल्यू होता है ff.ff.ff.ff, ये मैक्सिमम मैक है। तो जो भी एड्रेस का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे होता है। मैक एड्रेस का मैक्सिमम वैल्यू ff है। अगर PC1 कोई ट्रैफिक अनाउंस करता है इस वाले एड्रेस पे, तो वो सारे पे निकलेगा। ये उसका गाइड है कि तुम इसी पे अनाउंस करो, तो वो उस चीज को मानेगा। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? नो, एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े हम लोग। यस, देखिए, ये थी फिजिकल टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी के नाम देते हैं बहुत लोग, नाम इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि लाइफ में नाम नहीं काम आता है। फिर भी इसको अभी जो अगर हम लोग स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये इसको हम लोग कहेंगे हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। जैसे साइकिल होता है, चारों ओर डिवाइसेस कनेक्टेड है, बीच में सेंट्रल पॉइंट है, सब उससे कनेक्टेड है, हब एंड स्पोक है, ठीक है। उसी तरह के पुराने जमाने में बहुत तरह का टोपोलॉजी होता था, और हम लोग बचपन में कंप्यूटर का 5-6 क्लास में कंप्यूटर स्टार टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी भी यही होता है जो हब एंड स्पोक होता है। तभी तो बोला, नाम बदल जाता है बस। तभी तो बोला मैंने, एक बीच में पॉइंट है, चारों तरफ फैले पड़े, तो स्टार टोपोलॉजी। मैश एक रिंग टोपोलॉजी होता है, बिल्कुल, एंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट वी हैव नोट, ये यूज नहीं होता है, बस फिर भी जान लीजिए। जैसे 5 नोड है या 6 नोड है, आपस में इस तरह कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड एक तो दूसरे ये रिंग बन गया, ठीक है। बट इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसका पॉइंट है कि ये रिंग फेल हो गया, तब भी एटलीस्ट कनेक्शन यहाँ से घूम के पहुंच जाएगा। थोड़ा सा रिडंडेंसी है इस पे, और रिडंडेंसी चाहिए, पैसे और लगेंगे, लेकिन ये मेश टोपोलॉजी बन जाएगा, सब एक दूसरे से दूसरे connected से। है, ठीक है। ये तो कनेक्टेड है ही, फिर ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, मतलब समझ लो ओवरऑल बात जो समझ ली, मेश टोपोलॉजी है। मेश का मतलब जाल, ये पूरा फैला हुआ है। देखो होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी वो होती है जब पुराने जमाने में लोग कोएक्सियल केबल यूज करते थे। ये एक सीक्वेंस, आप काफी टाइम से नेटवर्किंग में, फिर भी आप शायद ही देखे होंगे, वो इतना पुराना बात है। देखिए वो ऐसा होता था, जो डिश वाली तार होती है ना, मोटी से एक डिश वाली तार रहती थी, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस होता था, जो बड़ा वाला राउटर आता था पहले, इसको चेसी वाले राउटर, वहां से ये तार निकलती थी, और जैसे इस पे हम लोग वायर पे शेड कुछ मशीन लगा के यहाँ से ऐसे से, जैसे बस का लेन होता है ना, बीच में रास्ता है और यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह साइड बाय साइड चलते रहते हैं, साइड पे साइड आइल बने हुए कंप्यूटर के, ठीक है। ये डाउन हुआ तो सब डाउन हो गए, और ये डाउन हुआ तो इस आइल पे जितने कंप्यूटर लगे हुए सब डाउन, सब गए, ठीक है। ये बस टोपोलॉजी है। चलो चलते हैं वैसा ही। ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, नॉट ओपन सोर्स, सोर्स नहीं है वो, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, रेफरेंस मॉडल। 1985 में
और 1986 में 1986 दो चमत्कार हुआ। ये हुआ कि क्योंकि हम लोग का नेटवर्क बढ़े जा रहा था, पहले इंटरनेट का बहुत कम प्रचलन था, धीरे धीरे इतना ज्यादा फैल गया कि इंजीनियर्स को जैसे एक देश से दूसरे देश में डिस्कशन करने में नहीं हुआ, मतलब नहीं समझ में आ रहा था। तो एक ऐसा मॉडल बनाया गया कि हम लोग डिवाइस की कैटेगरी बना देते हैं ताकि ये चीज आइडेंटिफाई कर सके कि इंटरनेट पे या फिर ये नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है तो किस लेवल की प्रॉब्लम है, किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसी टोपोलॉजी या इसी डिस्टिंक्शन का यूज करके हम लोग प्रोटोकॉल को भी डिवाइड कर देते हैं। कैसे? यस 1985 में एक मॉडल लाया गया जिसको कहते हैं OSI मॉडल। इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 85 या 86 की बात है। और 86 में इसके साथ साथ एक और मॉडल लाया गया था, इसका नाम है TCP/IP मॉडल। दोनों चीज थ्योरेटिकल है, फिजिकल कुछ नहीं है। फिजिकल वही है जो आपको दिख रहा है, लेकिन हम लोग थ्योरेटिकल बेसिस पे 7 स्टेप में हम लोग इसको बांट दिए हैं और इसको 4 स्टेप में बांट दिए हैं, चीजों को डिवाइड किए हैं। कोई बात नहीं, आप भी तो अकेले ही लग रहे हैं, आप कौन सा कॉमर्स है कुछ इसमें तुम्हारे से क्या कहना है, तो पर्सनल है अपना। तो भाइयों का भी तो कुछ होना चाहिए। कोई नहीं भाई, तुम्हारे लिए भी देखते हैं। ये रहा यार, ये इसमें ये रहा ना, यहाँ कोई डेज में लगाओ, इसमें यहाँ होगा, यहाँ इधर भी होगा। विस्तार में यही रखते जाते। तो 7 मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि ये जो 4 मॉडल है इसी के ऊपर का 3 लेयर कम मिलकर एक बन जाता है, बिल्कुल। नीचे का 2 मिलकर एक बन जाता है और बाकी सेम सेम रहते हैं। ठीक है, तो 7 लेयर में ये पहला लेयर जो होता है वो होता है फिजिकल लेयर। दूसरा जो होता है वो होता है डेटा लिंक लेयर। तीसरा जो होता है वो होता है नेटवर्क लेयर। चौथा जो होता है वो बनता है ट्रांसपोर्ट लेयर। मैं तो अंदर हूँ। अंदर रिसेप्शन पे कैश कॉन्फ्रेंस रूम में। एंजॉय। जी बात कर रहे नो। तो ये जो 3 लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, यही तीनों मिलकर यहाँ पे बन जाता है सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रहता है और फिजिकल और डेटा लिंक लेयर मिलकर बन जाता है सेगमेंट। इस पे ये बन जाता है नेटवर्क लेयर, और ये नेटवर्क का नाम चेंज हो जाता है, वो हो जाता है इंटरनेट लेयर शायद। यही होता है ना, बस। तो चीजें यही है, तो हम लोग को ये समझेंगे तो ये खुद ब खुद समझ आ जाता है। बिल्कुल। इसको बेस्ट समझने के लिए हम लोग इसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है वो थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल का यूज हम लोग करते हैं तो उसके बेसिस पे जल्दी समझ में आएगा। एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इन दोनों पे स्पैन होता है, और यही रीजन था कि इसको एक में जोड़ा गया, ईथरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ईथरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? आपके वायर में नंबर ऑफ पिंस से लेकर वायर का कितना लेंथ होगा, ये सारी चीज प्रोटोकॉल में डिफाइंड है। अगर हम लोग एग्जैक्टली वायर की बात करते हैं तो वो फिजिकल थिंग है जो हम लोग उस कनेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। फिजिकल थिंग्स में आपके वायर भी आते हैं और वायरलेस जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती है वो भी आती है। हम लोग वाईफाई में कॉमनली 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, 6 गीगाहर्ट्ज, ये 3 फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलग से प्रोटोकॉल है। एक स्टैंडर्ड है 802। अगर ये 11 रहता है तो हम लोग वाईफाई की बात कर रहे होते हैं, और बहुत सारे इसमें अगर एक्स लग जाता है तो सिक्योरिटी की बात करते हैं 802.1, और जो .1q इनकैप्सुलेशन जो हम लोग पढ़ते हैं अभी जो लगा रहे हैं स्विच पे, वो भी इसी प्रोटोकॉल में डिफाइंड है क्योंकि हम L2 कम्युनिकेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल की बात करें तो ये फिजिकल एक्चुअली हो गया कि एक्चुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। जब डेटा लिंक की बात करेंगे तो जो यहाँ से पैकेट का फ्लो निकलेगा, जो हम लोग .1q बता रहे थे कि जो भी पैकेट है, पैकेट का एक फॉर्मेट होता है, इसमें कुछ एड्रेस होगा कहाँ पे उसको जाना है,
कुछ एड्रेस होगा कहाँ से वो आया है, फिर वो होगा कितने साइज का है, ठीक है, ट्रांसमिशन कितने देर तक चलेगा, ये सब चीज उस पे लिखी रहती है। एक्चुअल इंफॉर्मेशन बीच में नहीं छुपा होता है, फिर वो इंफॉर्मेशन सही सलामत है या नहीं उसके ट्रेलर में छुपी होती है। ये हेडर है और पीछे ट्रेलर है, ठीक है। हेडर में इंफॉर्मेशन रहती है और ट्रेलर में उसका मतलब वो सेफ है या नहीं एक चेकसम वैल्यू होता है, ठीक है। ये मेन डेटा है, इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन ऊपर से पास होते हुए नीचे आती है, बिल्कुल, ठीक है। हम लोग अभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जब ये डिवाइस से इंफॉर्मेशन नीचे से आती है, जब ये दूसरे इंफॉर्मेशन मतलब दूसरे डिवाइस तक पहुंचती है तो इंफॉर्मेशन ऊपर तक चलती है, मतलब ये पैकेट्स ओपन होते चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, डेटा लिंक लेयर में जो चीजें इसमें लिखी गई है, ये फ्रेम्स, इसकी भी इंफॉर्मेशन इसी ईथरनेट स्टैंडर्ड में डिफाइंड है, हर एक चीज। मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या होगा इसमें डिफाइंड है ईथरनेट स्टैंडर्ड। इस पे इसके साथ जैसे ये 2 है और 3 है, इसके बीच में एक अजीब सा मतलब उसको एक मतलब क्या कहते हैं, कोई कैटेगरी नहीं दिया गया है, लेकिन एक स्टेट फिर भी एग्जिस्ट करता है जो होता है 2.5 लेयर। एक प्रोटोकॉल है जो इस पे वर्क करता है, वो है ARP प्रोटोकॉल, आर प्रोटोकॉल, द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन। ये क्या करता है, डेटा लिंक में यूज किया जाने वाला मैक एड्रेस और नेटवर्क लेयर, इस थर्ड लेयर पे यूज होने वाला IP एड्रेस, इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। ये पर्टिकुलर IP एड्रेस इस मैक एड्रेस से लिंक है, इन दोनों के बीच में पड़ता है, इसलिए इसको 2.5 लेयर का प्रोटोकॉल माना जाता है ARP, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो लैन के इंफॉर्मेशन या लैन के बेसिस पे बात कर रहे थे कि एक लैन पे एक इंटरनल नेटवर्क है जिसपे 2-3 डिवाइसेस है, वो किसी डिवाइस से कनेक्ट है, तो उस पे क्या-क्या फॉर्मेटिंग, क्या-क्या इंफॉर्मेशन होगी, इन दोनों पे डिफाइन हो गया, ठीक है। अब जब हम लोग ग्लोबल इंटरनेट पे बाहर निकलते हैं तो हर एक नेटवर्क की अपनी एड्रेसिंग स्कीम होती है, बिल्कुल, और वो इस थर्ड वाले OSI मॉडल के थर्ड लेवल पे डिसाइड होती है नेटवर्क पे, ठीक है। नेटवर्क में कोई भी डिवाइस का कुछ 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है डिवाइस कॉन्फ़िगर करते समय। जब अडेप्टर के सेटिंग्स में जाते हैं क्या क्या रहता है वहां पे, IP एड्रेस, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क, गेटवे, DNS और चौथा DNS। ये चारों चीजें इस नेटवर्क लेयर का पार्ट है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस 2 तरह का होता है, एक IPv4 होता है और एक IPv6 होता है, ठीक है। ये दोनों वर्जन है, V4 के बाद V6 क्यों लाया गया उसके पीछे भी स्टोरी है, अभी हम लोग देखेंगे उसको भी। सबनेट मास्क क्या होता है, ठीक है, गेटवे क्या होता है और DNS क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग IPv4 एड्रेस का डिस्कशन करेंगे। IPv4 एड्रेस बेसिकली एक 32 बिट का एक एड्रेस स्पेस है, ठीक है। 32 बिट का एक वैल्यू है जो डिफाइन करता है कि तुम्हारी जो डिवाइस है वो अपने नेटवर्क पे कौन से डिवाइस है, मतलब बेसिकली जैसे घर का एक एड्रेस होता है, ये 32 बिट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो बताता है कि पूरे नेटवर्क पे ये तुम्हारा डिवाइस है, पर्टिकुलर कोई भी एक IP एड्रेस बोल दे, जैसे अभी हम लोग इस पर वर्क कर रहे थे 192.168.10.10, ठीक है। ये कंप्यूटर ये IP एड्रेस हमें किसी नेटवर्क को दी है तो उसको पता है कि ये मेरा IP एड्रेस है, बट जब एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस में बहुत सारा सेक्शन होता है, जैसे कि बिल्डिंग का नंबर से लेकर किस मोहल्ले में है, किस स्टेट में है और किस पूरे कंट्री में है, तो इसका डिवीजन कहाँ होगा, क्योंकि सब कुछ नंबर है, कंप्यूटर नंबर समझता है, तो कंप्यूटर को डिस्टिंक्शन के लिए हम लोग बिल्कुल इसके पैरेलल में इसी 32 बिट वैल्यू का एक मास्क देते हैं जिसको कहते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क सेम वैल्यूज रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस पे रख लेते हैं 255.255.0, ठीक है। अब इस सबनेट मास्क क्या किया, इस पे मतलब इन दोनों के वैल्यूज इंक्रीमेंट कैसे तो वही बता रहे हैं, लेकिन ये सबनेट मास्क क्या किया, जहां तक सबनेट मास्क का वैल्यू है
वहां तक का मतलब है कि ये वाला इसका ब्लॉक नेटवर्क एड्रेस है, ब्लॉक हो गए। नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस मतलब ये गली मोहल्ला हो गया इसका। और ये वाला जो सेक्शन है इसको होस्ट सेक्शन कहते हैं, मतलब ये एग्जैक्टली बता रहा है कि कौन सी बिल्डिंग है, मतलब ये डिवाइस कौन सा एग्जैक्ट डिवाइस है, ये होस्ट सेक्शन डिसाइड करता है। बाकी ये वाला जो सेक्शन है ये नेटवर्क एड्रेस है। ऑफ बिट नेटवर्क ऑफ बिट होस्ट ऑन बिट हाँ। यू कैन चेंज। अब थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करते हैं। देखिए ये क्योंकि 32 बिट वैल्यू है, 32 बिट वैल्यू को पहले उनको 32 बिट में लिखना पड़ेगा ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। 32 बिट मतलब अगर कोई वैल्यू 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि सब चीज बाइनरी में चलता है, तो हम लोग को 32 प्लेस बनाना पड़ेगा इस तरह। इजी लगे इसलिए हम लोग 8-8 के सेक्शन में ऐसे से 4 बार डिवाइड करते हैं, क्योंकि 8 चौके 32 होता है। थोड़ा सा बाइनरी भी सीख लेते हैं साथ साथ। ये 32 बिट्स हो गए, मतलब ये हर एक चीज को इसी 32 बिट्स के अंदर लिखा जा सकता है। लिखते कैसे हैं वो थोड़ा सीखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिवीजन किए हुए हैं तो हम लोग को सीखना आसान है। कंप्यूटर के लिए ये डॉट कुछ नहीं होता है, वो सीधे ऑक्टेट है उसके लिए, तो ऑक्टेट है, ठीक है। हम लोग इसको 8 बिट को 1 बाइट कहते हैं, और नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी में इसी बाइट को हम लोग ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है। एक ही चीज है, ये 8 बिट है, एक बाइट है और एक ऑक्टेट है। नेटवर्क एड्रेस 4 ऑक्टेट से बना होता है। IPv4 से, IPv6 की बात अलग है, वो दूसरी, वो बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बाइनरी पढ़ा रहे हैं, अब ये नहीं पढ़ा रहे हैं, बाइनरी पढ़ा रहे हैं। मान लो ये नेटवर्क था 192.168.10.10, हमको स्पेस को भरना है, ठीक है। कैसे होगा? बाइनरी का मतलब होता है कि सारे प्लेस की एक वैल्यू होती है, एक रेफरेंस वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। जो सबसे लास्ट वैल्यू है, जो सबसे लास्ट बिट है, इसकी वैल्यू रहेगी 1, उसके बगल वाले की वैल्यू होगी 2, उसके बगल की वैल्यू होगी 4, उसके बगल की 8, 16, 32, 64 और 120। ये वैल्यूज कहां से आई? क्योंकि बाइनरी जो है वो 2 प्लेसेस का मतलब वैल्यू रखता है, या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। तो जब भी वैल्यू इंक्रीज करेगी, प्लेस इंक्रीज करेगा उसका, तो 2 के पावर में, 2 का पावर मतलब 2 का x, कोई भी पावर में उसकी वैल्यूज इंक्रीज होगी, जिसका मतलब है कि 2 का पावर 0, क्योंकि वो 0 पोजीशन पे है। कंप्यूटर पे जैसे बताते हैं ना, SDA 0 मतलब इसका हार्ड डिस्क 0 नंबर पे, रैम 0 मतलब वो फर्स्ट कार्ड का बात हो रहा है, तो 2 का पावर 0 मतलब वो पहली पोजीशन का बात हो रहा है। 2 का पावर 0 का वैल्यू भी 1 होता है। 2 का पावर 1 क्या होता है? 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 ऐसे ऐसे करके 128 तक इंक्रीज होता है। 255। अब ये वैल्यू कितनी है? 10। तो ऐसा जगह पे हमको वैल्यू रखना है जहां पे ये 10 काउंटरैक्ट कर दे। इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस साइड से, और चेक करते हैं कि 10 में से कौन सा वैल्यू माइनस हो सकता है। 120 बहुत बड़ा है, 64 बड़ा है, 32 बड़ा है, 16 बड़ा है, 8 कर सकते हैं माइनस। जो वैल्यू माइनस करेंगे उसको हम लोग 1 कर देते हैं। 8 घटाने के बाद क्या बचता है? सिर्फ 2 0 2 दिख रहा है, 0 1 बस, बाकी सब 0। ठीक है। नेक्स्ट चीज फिर से 10 है, क्या करेंगे? 0 1 0 1 0 0 0 0। उसके बाद जो नेक्स्ट बिट है ये है 168। 168 में से 120 इजीली माइनस हो जाएगा। हम लोग सबसे पहला बिट को एक्टिव कर देंगे। 128 अगर इससे माइनस कर देते तो करीब बचता है 40। 40 से 64 माइनस नहीं होगा, 32 जरूर माइनस हो जाएगा, 32 माइनस हो जाएगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा। और 8 के लिए हम लोग स्पेशल बिट यहाँ 8 पे 1 कर दो, 32 के बाद आता है 16 के बाद 8 आता है, बाकी 0 0 0। फिर 192 बचा हुआ 192। ये इजी है, 128 माइनस करेंगे बचेगा 64।
और 64 पे हम लोग एक्टिव करके बाकी सब जीरो। ये हम लोग बाइनरी सीख लिए। एक क्वेश्चन और, अगर सबको जोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, उसको पता करने के लिए एक पैटर्न है। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। अगर 4 के बगल में देखते हैं तो 2 कितना होता है, 3 होता है। 3 के बाद उसके बाद 4 है। यहाँ 8 लिखा है, 4 2 6 1 7, 7 के बाद क्या आता है, अगला 8। उसी तरह ये 128 है, इसके बाद क्या आएगा, 256 आएगा, क्योंकि इसको अब तक ऐड कर देंगे 255 हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 255, क्योंकि अगला वैल्यू इसका दुगना वैल्यू होता है। ठीक है, ये 255 इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू है इस चीज का, इसके बाहर नहीं जा सकता, इसके बाद नहीं हो सकता। उसी तरह अगर हम लोग 32 बिट, ये जो सबनेट मास्क है, हम लोग देखते हैं कि हमेशा 255 से स्टार्ट होता है और हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। इसका मतलब है ये 255 है तो हमेशा यहाँ से इसको लॉक करना स्टार्ट। 128 और 64 आएगा इसमें, यानी 192 लास्ट वैल्यू। 255 255 255 192। ये लिखना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी हम लोग बहुत अच्छा जैसा सबनेट मास्क से डील करते हैं, 128 जैसे कि 252 160 192, तो वो बिना बाइनरी समझे हुए वो चीज समझना मुश्किल है, क्योंकि जब वैल्यूज ऐसे लिख लेंगे तो अब चूंकि लास्ट में 0 है सबनेट मास्क पे, तो लास्ट का वैल्यू 0 रहेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज है ये वैल्यू फिक्स है, इस पे मास्क लगा हुआ है, जहां तक 1 एक्टिव है वो वैल्यू फिक्स है। ये इसका नेटवर्क एड्रेस हो गया। अगर कोई तुमसे पूछे कि नेटवर्क एड्रेस बताओ, तो सिर्फ नेटवर्क वाले वैल्यू को रखना है और इसको सबको 0 कर देना हो, भले कुछ भी दिया हो, ये चीज मानेंगे कि यहाँ 0 है, ये आपका नेटवर्क एड्रेस है। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि ये वैल्यूज सबनेट मास्क द्वारा कवर्ड नहीं है, तो इस पे कितना इसका वेरिएशन बन सकता है, मतलब हर एक, कभी इसको 1 रख के देख लो, कभी इसको 1 रख के देख लो, जितना भी ऑप्शंस बन सकता है उतना डिवाइसेस इस नेटवर्क पे एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अब जैसे हम लोग बताए थे कि इसका मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना हो सकता है, 255। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे 192 160 और 10 पे कितना डिवाइस बैठ सकता है, 255। लेकिन एक छोटा सा इशू, जो पहला एड्रेस होगा जिसपे हम लोग अगर 1 से शुरू होगा तो 255 नेटवर्क का नाम है, मतलब वो नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन है, हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। और एक मैक एड्रेस जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है एफएफ वाला वैल्यू, वो हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है। तो उसी तरह आईपी एड्रेस का जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगा 255, वो उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, तो इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो 2 को हमेशा माइनस कर देते हैं। तो 255 मैक्सिमम वैल्यू था, 2 माइनस कर दिए तो बचा 253 एड्रेस। ये बीच का 253 एड्रेस हम लोग यूज कर सकते हैं, और यही सबनेटिंग है। ठीक है, जो बचा हुआ बीच का जो एड्रेस है ये हम यूज कर सकते हैं, यही सबनेटिंग है। अब सबनेटिंग के क्वेश्चन के बिना सबनेटिंग नहीं पढ़ाया जा सकता है, और वो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो अपने आप नहीं पढ़ा सकता। यानी कि आपको ऑफ बीट में नहीं खेलना, ऑन बीट में ही खेलना है हमेशा। ये ऑफ बीट है जो आप देख रहे हो, इंदावनी में खेलना और हाँ, में नहीं और खेलना। दावनी में जाओगे नहीं, वहाँ तो चैलेंज बहुत है, निकलने भागने के। यहाँ का चैलेंज कुछ नहीं है, नेटवर्क ऑफ से बीट उठा है। आ सकता। नेटवर्क वैल्यू पे तो आपने कुछ छेड़खानी करनी ही नहीं। ठीक है, नेटवर्क में खेले तो आप डिफरेंट नेटवर्क में चले गए, यानी कि उस नेटवर्क में हो ही नहीं। अब इतना पढ़ने के बाद टॉपिक को लाइट कर देते हैं। बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे थे आईपी एड्रेस पे। अभी IPv6 का बात हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वही रीजन है कि हम लोग मल्टीकास्ट और एनीकास्ट का बात नहीं कर रहे हैं। अपना अपना दिन चाहिए इसको। तो IP6 अच्छे से आता है। हाँ, तो IP6 आता है, थोड़ा कम जाता है 6 सीखना। ठीक है, तो IPv6 अपना दिन लेने वाला टॉपिक है, मल्टीकास्ट अपना दिन लेने वाला टॉपिक है, एनीकास्ट अपने दिन का टॉपिक है। तो अभी हम लोग उसको नहीं डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा उससे व्यू देते हैं। ये 32 बिट का है, वो 128 बिट का है। ये बाइनरी पे काम हो रहा है, उस पे हेक्सा पे काम होगा, हेक्साडेसिमल पे। उसमें 32 बिट का एक ऑक्टेट होता है, तो बाद में बताएंगे। और हाँ, एक चीज और, लोग डरता है IPv6 का सबनेटिंग से, जबकि बहुत इजी होता है इसका सबनेटिंग। इससे ज्यादा इजी सबनेटिंग है IPv6 का।
क्योंकि इसका सबनेटिंग सिर्फ बीच के एक ऑक्टेट पे काम होता है। ये हो गया आपका नेटवर्क एड्रेस, इधर हो गया आपका डिवाइस आइडेंटिफायर, और यही बीच का सबनेट बिट है बस। आईपी में पहचानते कैसे है इसको? जैसे इसमें समझ में आ रहा भाई, अब 192.168.10 दे दिया, हाँ। इसकी सबनेटिंग इजीली होगी, समझ में आ गया। वो तो सारा ऐसे मिलता है, मैक हाँ हेक्साडेसिमल में होता है। हाँ। उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आईपी मेरी कौन सी है? जो लास्ट के जो ऑक्टेट होते हैं ना, वही आइडेंटिफायर होते हैं, आगे काम होते हैं ध्यान नहीं देना। तो अभी हम लोग थे डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन। IPv4 हमको लग रहा है कि काम भर समझ गए। ठीक है। अब आईपी एड्रेस समझ गए, ठीक है। इजी वन से समझिए। तो ये जो नेटवर्क एड्रेस है, ये आपका रोड का, गली मोहल्ले, बिहार, इसलिए जो भी हो, जैसे नोएडा है तो ये हो गया, और ये आपका हो गया स्प्रिंग मीडो, एग्जैक्ट आपका बिल्डिंग का नाम, होस्ट एड्रेस। ठीक है। हम लोग आईपी एड्रेस में ये चीज लिख दिए कि ये मेरा पूरा पता है, और ये लिख दिए कि हम लोग का ये जो स्टेट है, पिन कोड है, वो इस सबनेट में लिखा गया। गेटवे क्या करता है? गेटवे बेसिकली आपसे सबसे क्लोजेस्ट जो राउटर होता है उसका एड्रेस होता है गेटवे। क्योंकि राउटर क्या कर रहा है, जैसे कि लास्ट ये डायग्राम में देखे थे कि ऊपर में एक कंपनी है, बिल्डिंग है, यहाँ पे दिख रहा है बिल्डिंग भी, बीच में राउटर बैठ गया है। तो राउटर क्या कर रहा है? जो सबसे क्लोजेस्ट राउटर होगा वही आपका गेटवे बनता है नॉर्मल सिनेरियो में। गेटवे का मतलब होगा कि बाहर की दुनिया से कनेक्शन कौन बना रहा है, वो चीज आप इसको बताओ। ठीक है। कोई भी ट्रैफिक है जो उसके लोकल नेटवर्क पे नहीं मिलता है, मतलब इस ग्रुप में नहीं मिल रहा है, तो कोई भी कंप्यूटर क्या करेगा, उसको आईपी एड्रेस सबनेट के बाद सीधे हिट करेगा गेटवे। ये बताएगा कि है भी कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है। लास्ट आता है डीएनएस। डीएनएस हम लोग का काम आसान करता है। जैसे देखिए ये नंबर था, हम लोग को ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, ये याद करना बहुत मुश्किल है। अब ये जो नॉर्मल लोग होते हैं उसके लिए ये याद करना भी बहुत मुश्किल होता है। वो क्या नाम याद रखते हैं? google.com। तो ये जो google.com लिखे, इस google.com को ये नंबर बनाने का जो काम कर रहा है, जो एड्रेसिंग कर रहा है, इसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। नेमिंग को डोमेन, जैसे ये डोमेन है, ये google.com, डोमेन रजिस्टर करा दिए, ये उसका एक नेम है, और उसको एक सिस्टम, एक फोन बुक है जहां पे इस नाम पे ये नंबर रजिस्टर्ड है, जस्ट लाइक फोन नंबर। तो वो जो इस बीच में ट्रांसलेशन का काम करता है, वो ये डीएनएस करता है। अब डीएनएस होता क्या एक्चुअली? डीएनएस एक सर्वर होता है, इजी लैंग्वेज में एक सर्वर है। वही सर्वर जो आप डिप्लॉय करते हो, ये कोई का कंप्यूटर भी हो सकता है, और कई केस में तो डीएनएस राउटर खुद भी हो जाता है, तो वो एक अलग चीज है। डीएनएस देखिए, अब ये कंप्यूटर सेटअप हो गया, आईपी एड्रेस दे दिए, सबनेट मास्क दे दिए, गेटवे दे दिए, और डीएनएस भी दे दिए। कंप्यूटर पे कोई आदमी है, वो गया google.com पे। अब ट्रैफिक का फ्लो कैसे होगा? सबसे पहला, क्योंकि ये लिखा गया है google.com, कंप्यूटर अपने पास एक होस्ट फाइल मेंटेन करता है जहां पे वो कैशिंग करता है एंट्रीज का। सबसे पहला काम वो अपने कैश में चेक करेगा, क्या google.com के नाम से कोई आईपी एड्रेस दिखा? नहीं दिखेगा उसको। हालांकि पॉपुलर एड्रेसेस हमेशा जो नए ओएस होता है उसमें पहले से बिल्ट होती है, जैसे google.com वन ऑफ द पॉपुलर एड्रेस है। ठीक है। अगर उसको नहीं मिलता है, वो पहले आपका लोकल नेटवर्क नहीं खोजेगा, पहले डीएनएस पे हिट करेगा। पहले डीएनएस से जाएगा राउटर होते हुए, डीएनएस से रिस्पांस आता है कि अच्छा इस नेटवर्क पे google.com एग्जिस्ट करता है, और फिर अब वो अपना आईपी एड्रेस देकर पहले चेक करेगा क्या लोकल पे वो फाइल रखा हुआ है। google.com है क्या? बेसिकली एक HTML पेज है, तो क्या उसके लोकल नेटवर्क पे है? नहीं है। अब वो फिर अपने गेटवे के थ्रू बाहर कहीं गूगल के सर्वर से वो पेज फेच कर यहाँ आएगा। ऐसे बनता है कनेक्शन। और नेटवर्क जो लेयर था बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जो कि नेक्स्ट मसाला है। लिखना मुझे वही ये लेयर पे याद ही है बस। नहीं ये सबनेटिंग सही है इसमें। वो तो ठीक है, लेयर याद है, ये पता होना चाहिए कि किस लेयर में अंदर क्या काम कर रहा है। और जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम लिखे, ये पता होना चाहिए आदमी को। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है
जैसे कि यहाँ तक डेटा तैयार हुआ, ठीक है, उसके पैकेजिंग का काम ये ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। पैकेजिंग इन द सेंस कि आप या तो डेटा को, जैसे आप नॉर्मल इंडिया पोस्ट में जाओगे तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो एक एक्सप्रेस स्पीड पोस्ट लोगे या फिर चाहोगे रिलायबल पोस्ट लेना, एकदम अच्छे से इज्जत से आपका डेटा पहुंच जाएगा। स्पीड पोस्ट लोगे तो वो गारंटी नहीं देगा कि डेटा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन कोशिश पूरी तरह से की जाएगी कि डेटा पहुंच जाए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम लोग दो चीज का ज्यादा डिस्कशन सुनते हैं। पहला है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दूसरा सुनते हैं यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो रिलायबिलिटी का बात करते हैं कि कोई भी डेटा ऊपर से मिला एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन में, कोई भी डेटा नीचे आएगा, अब ये इस प्रोटोकॉल का जिम्मेदारी है कि डेटा जो सामने वाले को रिसीव हुआ, तो जो यहाँ से भेजा गया है वही डेटा वहां पे रिसीव होना चाहिए, कोई पैकेट करप्ट नहीं होना चाहिए, एक सिंगल पैकेट। ये टीसीपी करता है। यूडीपी क्या करता है? अब तो चार्जिंग में मेरा फोन होगा। यूडीपी पूरी तरह से अटेम्प्ट करता है कि डेटा जितना स्पीड हो सके वो जल्दी भेज दो। वीपीएन जब हम लोग बनाते हैं, आज हम देख रहे थे फॉर्टीरेट पे भी, कि उसमें जब वीपीएन बनता है तो उसमें पूछा जाता है कि जब वीपीएन अपने अंदर जब पैकेट कैलकुलेट करता है तो वो टीसीपी का यूज करे या यूडीपी का यूज करे। टीसीपी यूज करेगा तो थोड़ा वीपीएन स्लो चलेगा, यूडीपी यूज करेगा तो फास्ट चलेगा, लेकिन हो सकता है पैकेट ड्रॉप करने से कई बार इससे भी ज्यादा स्लो यूडीपी हो जाता है, ठीक है। तो टीसीपी इतना रिलायबल क्यों है और यूडीपी इतना फास्ट क्यों है, ये हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा नाम पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम लोग गए थे फिजिकल, डेटा, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये चार इंपॉर्टेंट लेयर है, सबका फंक्शन बहुत अलग अलग है। इन तीनों का फंक्शन ज्यादा अलग नहीं था, इसलिए इसको एक कर दिया गया था, ये चारों अलग रखे गए हैं। इस पे हर समय, मतलब हर लेयर पे जो डेटा होता है उसका नाम दूसरा होता है। जो फिजिकल है इस पर नाम रहता है बिट्स, क्योंकि डेटा 0 और 1 के वैल्यू पे फ्लो कर रहा होता है, वोल्टेज के वैल्यू पे फ्लो कर रहा होता है। ये चीज लिख लीजिएगा। इसको कहते हैं, जो नाम है इसको कहते हैं पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो ये बिट्स में है। जब डेटा लिंक लेयर पे यही पीडीयू का डिस्कशन करते हैं तो इसका नाम बदलकर हो जाता है फ्रेम, ठीक है। जब नेटवर्क पे यही पीडीयू जो ट्रैवल कर रहा होता है तो इसका नाम हो जाता है पैकेट, ठीक है। और जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे वही सेम डेटा फ्लो कर रहा होता है तो उसका नाम हो जाता है सेगमेंट, MENT होता है। ये लिख लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक मिनट, बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट, सेगमेंट, BFPS, ठीक है। अब जब टीसीपी का जो सेगमेंट बनता है, जैसे हम लोग नेटवर्क में जब भी नेटवर्क लेयर का डिस्कशन करेंगे तो मानेंगे कि नेटवर्क का जो पैकेट है, जब इस पर डिस्कशन करेंगे तो डेटा लिंक का जो फ्रेम है, और जब वोल्टेज की बात करेंगे तो जो बिट्स है। तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट बनता है तो सेगमेंट, जो टीसीपी का सेगमेंट होता है, उसके अंदर होती है बहुत सारी चीजें। जो एक्चुअल डेटा रहेगा जिसको हम पेलोड कहते हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो बहुत प्यारा चीज होता है, इसको कहते हैं स्लाइडिंग विंडो, जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। स्लाइडिंग विंडो बेसिकली ये बताती है कि जब सेशन एस्टैब्लिश हुआ तो हर सेशन एस्टैब्लिश के बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर है खुद का एक हैंडशेक करता है। अब सेशन एस्टैब्लिश हम बता रहे हैं वो भी क्या है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, जैसे ही जब इसको पता चलता है, जब वो टीसीपी का यूज कर रहा होता है, तो एक अग्रीमेंट बनता है। ये डिवाइस 1, D1 और D2 के बीच में एक अग्रीमेंट बनता है कि हम तुमको कुछ डेटा भेजने वाले हैं, डेटा को रिसीव करो। तो वो 3 वे हैंडशेक से एक एग्रीमेंट बनता है। इसके बारे में थोड़ा फोन पे देख के पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल वाला टॉपिक है। तो वो अग्रीमेंट के बाद डेटा भेजना स्टार्ट होता है। जैसे वो जब हम लोग ये WinSAP से जब हम लोग कनेक्शन करते तो कुछ लाइट नहीं पता, कनेक्टिंग सेशन, एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन, वो सेशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है।
पहले ये एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, हाँ। जैसे ही आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद डाटा अब ट्रांसमिशन वो करेगा। कहेगा कि हम डेटा भेज उसके रहे बाद हैं ये और अब पूरा फोल्डर का duplicate स्ट्रक्चर data, आपको हाँ। दिखता है। उसके बाद ये एक्नॉलेज आता है कि हमने डाटा रिसीव हो गया। ठीक है, तो ये जो टीसीपी है, जो इसका फ्रेम साइज होता है, वो बता देता है पहले ही कि जो मेरा डेटा हो वो इतने बड़े साइज में आएगा। और हर साइज मिलता है, जैसे देखो डेटा जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, बिट वाइज तोड़ता और है। वो डिवीजन भी यही ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करता है। पैकेट तो हर बनाना पैकेट है। पे एक एक्नॉलेजमेंट लेता है, और ये विंडो साइज है, ये स्लाइडिंग विंडो जो बता रहा था, वो डिसाइड करता है कि हम कितने रिसीव करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट देंगे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो नेटवर्क स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो साइज डिफाइन करता है। अब इस पे अभी हम लोग अभी कुछ दिन पहले हम एमएसएस पढ़ रहे थे, कोई देखा होगा पीछे से, तो अभी तो पूछ रहे थे एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। ये बहुत डीप टॉपिक है, ये सिर्फ टीसीपी अपने में बहुत डीप टॉपिक है। तो बेसिकली ये है कि इसको चाहिए कि हर एक छोटा सेक्शन जो हम भेजे हैं सही से पहुंचा है कि नहीं, उसका वो रिपोर्ट दो। अगर रिपोर्ट नहीं मिलता तो ये दोबारा अटेम्प्ट करेगा वही सेम चीज को भेजने के लिए। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन डेटा आपका पूरा पहुंच जाए इसका पूरा रिस्पांसिबिलिटी टीसीपी लेता है। जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक के नेक्स्ट पैकेट ये शेयर नहीं करता, उसी पैकेट को दोबारा शेयर करता है। ठीक है, इसमें बहुत टर्मिनोलॉजी है पढ़ने के लिए, उसके लिए कुछ हम नाम से बता देते हैं, कभी कभी का चैप्टर जरूर बनेगा। एमएसएस, जिसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज। सेगमेंट क्या? यही सेगमेंट, कितना बड़ा एक सेगमेंट जाएगा। फिर एक चीज है पढ़ने लायक इसमें, स्लाइडिंग विंडो। इस विंडो का साइज क्या है? अगला एक्नॉलेजमेंट लेने से पहले मान लीजिए कि वो डिसाइड कर रहा है कि हम एक एक सेगमेंट पे हर बार रिस्पांस नहीं लेंगे, 5 भेजेंगे, छठा पे तुमको रिस्पांस दो, पांचों मिला कि नहीं मिला। तो रिपोर्ट का इंटरवल क्या होगा वो डिसाइड करता है आपका ये। स्लाइडिंग विंडो है कि इसमें एक टेल ड्रॉप होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कनेक्शन बना हुआ था, अचानक से कोई वायर निकाल दिया, कनेक्शन बीच में ड्रॉप हो गया, एक्नॉलेजमेंट मिला नहीं, तब उस सिनेरियो में क्या करना है, या हो सकता है उसमें लूप एक फॉर्म हो जाए। बहुत चीजें हैं इसमें टीसीपी पढ़ने के लिए, पढ़ाएंगे, लेकिन फुल फॉर्म यही है कि इसका साइज बड़ा होता है। प्रोटेक्शन और ये वेरिफिकेशन के इसमें बहुत मेथडोलॉजी होती है टीसीपी में, इसलिए स्लो है। यूडीपी क्या करता है? यूडीपी कुछ नहीं करता है। इसकी सबसे अच्छी चीज है कि 8 बाइट का इसका सेगमेंट साइज होता है, छोटी सी पैकेट होती है जिसमें सिर्फ उसका एड्रेस लिखा होगा, मेन पेलोड होगा, और एक सिर्फ एफसीएस चेकसम दे देता है कि पैकेट का वेरिफिकेशन कर लेना बस अपने एंड पे। कोई इस पे अगर वो गलत पहुंचा है तो वो तुम्हारा डिवाइस समझे कि गलत पहुंचा है तो क्या करना है, दोबारा बोलोगे तो भेज देंगे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं भेजेंगे। हैंडशेक की जरूरत नहीं है इसको। हाँ, और इसीलिए पहला का दबा गए। हाँ हाँ बिल्कुल उसी तरह इसको कहते हैं कनेक्शन फुल प्रोटोकॉल, ऐसा ही कुछ नाम था। और इसको कहते हैं कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन भी एस्टैब्लिश नहीं करता है। इसको जरूरत नहीं हैंडशेक करने की। अगर आप पिंग चेक करके खुद से कि कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है, आप शेयर करोगे तो बस शेयर हो जाएगा डेटा। अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं है, किसी पे शेयर करोगे तो ये बता देगा कि हाँ आपका डेटा शेयर हो गया है, भले वो वहां तक पहुंचा भी नहीं, मतलब डेटा डिस्कार्ड हो गया ना, इससे निकला ड्रॉप कर गया, कुछ नहीं। तो ये यूडीपी नहीं करता है। आपने फेसबुक पर डाल दिया तो डाल दिया, कोई सा देखो ना देखो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वही लाइक तो आई मेरे लाइक आओ ना हो, कमेंट आओ ना हो, आपने तो डाल दिया, वो यूडीपी मान लो एक तरह का एग्जांपल के तौर पे, और ब्रॉडकास्ट भी वही हो। और ऊपर ली जो 3 लेयर बची हैं सेम, एक एग्जांपल में तीनों काम करेगी। हाँ, ये तीनों थोड़ा थोड़ा है, बस बता देते हैं। एक ही चीज में तीनों का, एक एग्जांपल में तीनों काम कर देंगे एक ही एग्जांपल में। देखो बात ये है ना कि इन तीनों का डिस्टिंक्शन करने के लिए कुछ ऐसा है नहीं कि दिखा सके कि तीनों क्या कर रहे हैं। तो एक ही चीज है जिसमें अलग अलग लेवल है, बस वही हो गया उसका। तो वही तो एक चीज पे तीनों का एग्जांपल भी बन जाएगा। क्योंकि आने दो, फिर कुछ अगला वर्ड्स बोलते हैं। हमें भाई नहीं आते, कॉल आ गई उनका, वो करना स्विच का कुछ। एक तरह तरीके से गूगल खोला तूने, क्रोम तेरा एप्लीकेशन में आ गया, बिल्कुल। उस पर तूने कुछ सर्च करके दिया, जो इमेज आ रही थी तेरे प्रेजेंटेशन में आ गई, वो जो उसने कनेक्शन तूने सर्च किया वो आया तेरा सेशन, तूने एक सेशन एस्टैब्लिश कर दिया।
हाँ ये तो सिंपल एग्जांपल यही है उसमें इसका। बस एक ही एग्जांपल में तीनों आ जाएंगे। बस लेकिन तो मेन हाँ। जो है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क, इनकी मेन दोनों की चीज है। ट्रांसपोर्ट के अंदर प्रोटोकॉल्स आ गए, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और नेटवर्क के अंदर आ गया। राहुल सर का कॉल था क्या? राहुल सर का कॉल था। क्योंकि सारा खेल इन्हीं का है, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क का, सबसे मेन सेगमेंट का, यही फ्रेम का, डाटा का। ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर एक्सप्लेन करने में ज्यादा कंफ्यूजन है कि सामने फिजिकल तो किसी काम की, फिजिकल तो तेरे एक तरीके से ऐसे बोर्ड तार लगा पड़े हैं। केबल हटाई, तेरा फिजिकल तो ये कनेक्शन हो गया बस। फिजिकल डेटा लिंक लेयर होगा उस फिजिकल में। यही चीज तेरी अपोजिट हो जाएगी, तो जहाँ पे रिसीवर होगा, रिसीवर में आएगा पहले फिजिकल पे, फिजिकल से डाटा लाइन जाएगी, फिर नेटवर्क में, ट्रांसपोर्ट में सेशन एप्लीकेशन पहुंचा देगी। वो अपोजिट है इसका। वो अब नहीं आएंगे। अब नहीं आएगा क्या नहीं सकते भाई। यार, मुझे IPv6 पढ़ा होगा, तो मैं IPv6 अच्छे से आता है तो सबनेटिंग वगैरह कर लेता हूँ IPv6 की। IPv4 की सबनेटिंग सीख को पहले अर्जुन आई लिखो एक आईपी। फिलहाल मोड नहीं है, लेकिन मुझे ये बता दियो बस इसमें नेटवर्क के नंबर पार्ट कितना है। अरे मैंने कर रखी है भाई। कब मैंने भी कर रखी थी, मैं एक दिन हैंग हो गया था पूरा, फिर मैं अगले दिन पढ़ के आया, मैं कहा भाई अब बता। भाई तय मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मोड है नहीं भी करने का। पढ़ने के बाद भी आपको कम से कम 100-200 एग्जाम्पल रिजोल्व करने पड़ेंगे, तब थोड़ा आपको आइडिया होगा। ये नहीं 2-4 पेज ले सीधे सीधे से। क्योंकि मैं ISP में काम करता हूँ ना, इससे पहले इंटरव्यू मैंने ISP में देता हूँ, जब मैं सबनेटिंग में पेला था, सबनेटिंग मेरे साथ जवाब दो सारे के सारे उस टाइम में पढ़ रखा था, बहुत दबा गया। कभी कभी मैं सोचूं मैं नेटवर्क में आया ही क्यों भाई जी, इतना काम करे बैठे, इतनी नॉलेज ले बैठे ना, जॉब नहीं मिली, मेरा क्या होगा। हमारा तो CCN ने भी नहीं कर रखा कुछ। और नहीं ठीक है। और फिर दूसरी तरफ मैं भी सोचूं इतना मुझे आ जाए तो मैं कभी का इंटरव्यू क्रैक करूंगा भाग जाऊं, इसलिए मैं पढ़ने पर लगा पड़ा हूं। मेरी जो पता है कि लग रही आज मेरी ग्रेजुएशन निकल गई। क्या हुआ? जा रहा हूँ बैकअप वाला एक साथ। मैं तो बता रहा हूँ मुझे तो बस लगा पड़ा, मैं जिस दिन ये ठीक ठाक हो गया ना। निकल कोई दिक्कत क्या? नहीं। छोटा सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन। अनुज भाई की ग्रेजुएशन दिक्कत देती है, अनुज ग्रेजुएशन है, मेरी हुई तो दिक्कत है। मेरे को तो वही दिक्कत दे रही है, मेरी ग्रेजुएशन फंस रही है। ये एंटिटी में काम क्यों नहीं हुआ था मेरा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेते हैं कर क्या रखा, नेट मैजिक वाले। कर क्या रखा, जेट की 12वीं के बाद क्या कर जेट की 12वीं के बाद मैंने 2 साल करके फिर वो एक बार हुआ था ना, पेपर लीक हो गया था। ये बैचलर में कुछ नहीं कर रखा। ना भाई कुछ नहीं। अगर दिक्कत होगा टेक के में MCMC करगा छुट्टी। मैंने कहा था 12th के बाद जेट की बात है। इसको खत्म कराते हैं जल्दी से। बिल्कुल। कुछ यहाँ पे देख रहे हैं कि रूम में डाउट भी है, लोगों को लगता है कि क्रोम एप्लीकेशन लेयर है। अभी सुनिए, मेरे कानों पे ये बात आई है, क्रोम एप्लीकेशन लेयर नहीं होता है। बता एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, इसको एक ही एग्जांपल में खत्म करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया वो कंप्लीट? नहीं था, अभी तो इतना ही था। अच्छा, है तो ट्रांसपोर्ट के लिए इतना ही कम है। ये वो पढ़ना पड़ेगा अलग से ना। हाँ, TCP लेकिन इतना बताना जरूरी था ट्रांसपोर्ट को क्लियर करने के लिए। ट्रांसपोर्ट जब देखिए, जब हम लोग फ्रेम्स, जैसे कि इसका सेगमेंट, इसका पैकेट और इसका फ्रेम, जब इस तीनों का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे क्या क्या इसके अंदर होता है, वो जरूरी है। उस दिन सब का एक एक दिन मतलब खुलेगा क्या, साइज याद करना होता है। वायर शार्ट पे साइज ही दिखता है सबका, और इसके अंदर क्या डेटा है, सबका टाइमिंग्स होता है। अब होता है मैक एड्रेस का जो टेबल होता है, अगर 5 मिनट तक कोई भी एड्रेस नया कुछ अपडेट नहीं आएगा तो मैक एड्रेस टेबल से वो एंट्री गायब हो जाती है। 300 सेकंड्स, 5 मिनट, तो वो सबकी टाइमिंग्स होती है। ट्रबल शूटिंग में टाइमिंग का भी बहुत खेल है। तो आते हैं कि भाई ये करो चले। देखो, सबको लगता है या किसी किसी को लगता है कि क्रोम फायरफॉक्स एज एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। नहीं, हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं वो इस प्रोटोकॉल पे काम करता है। HTTPS पे। ठीक हम है, लोग जो मेल यूज करते हैं वो किस पे काम करता है? याहू पे या गूगल पे या अच्छा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP पे, IMPS पे, शायद यही था ना, IMPS ऐसे कुछ करके कुछ है। और जो ये जो मेल जो नेटवर्किंग डिवाइस है, मेल करते हैं ना, नेटवर्क मैनेजमेंट मेल पे दो पोर्ट चलते हैं। SNMP, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये डेटा जनरेट करते हैं, गैदर करते हैं डेटा और फिर उसको सेंड करने का काम करते हैं। ये जो प्रोटोकॉल्स है ये एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है।
जो आपका ब्राउजर है वो इस HTTPS के ऊपर बैठा हुआ है। बिल्कुल। ये एक एप्लीकेशन है जो आपका जो आउटलुक है आपके ऐप में इंस्टॉल्ड आपके डिवाइस पे, वो एक मतलब एप्लीकेशन है जो इस POP और IMPS के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। और SNMP है जो आपका जो राउटर और स्विचेस है, वो जो अपना इसके अंदर जो OS चल रहा है, जैसे सिस्को में iOS चल रहा है, वो इस SNMP जो प्रोटोकॉल बनाया गया उसके ऊपर बैठा है, डेटा गैदर करता है और इस पे जो रूल्स है जैसे कि इसके पोर्ट होते हैं, शायद SNMP के 161 होता है 161 नहीं 161 161 वो SMTP का होता है। अब जो भी हो, तो ये जो इस सबके पोर्ट्स है जैसे कि HTTP के होते हैं 80, इसके 443 होते हैं, POP के साथ 110 होता है, तो उसी तरह सबके पोर्ट्स है। ये पोर्ट कहाँ डिफाइंड है, इसके रूल्स में डिफाइंड है। सबका एक अपना RFC डॉक्यूमेंट होता है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट। तो वहां इस पे जो जो जैसे क्रोम है, अगर क्रोम एप्लीकेशन लेयर का पार्ट होता तो फिर जितने भी ब्राउजर से फायरफॉक्स बिल्कुल क्रोम से अलग है, ठीक है, उसका मतलब इंजन वगैरह सब अलग है, लेकिन इस प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहा है। ये भी वो चीज डेटा, है ना कि क्रोम में तो HTTPS में वो चलेगा, पे क्रोम में या उसमें फायरफॉक्स में जो भी है, तो ये जो भी डेटा रिसीव करेगा वो इस प्रोटोकॉल के बेसिस पे जो फॉर्मेटिंग होकर आएगा वो उसको सिर्फ प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये पार्ट है एप्लीकेशन लेयर का। वो तो एक नेम दे दिया, वो तो प्रेजेंट कर रहा है। हाँ, प्रेजेंटेशन ये हो गया आपका GUI लेवल पे जो आप भी डिजाइन कर रहे हो। हाँ, लेकिन जो फॉर्मेटिंग जो डेटा घूम के कहां से आया तो HTTPS से आ रहा है। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ये करता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इसी डेटा का। आप जो बताए थे इमेज, नॉट इमेज नहीं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इस डेटा से, जरूरी थोड़ी है टेक्स्ट भी तो आ रहा है HTTPS से, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन उसकी भी, पासवर्ड आप लिख रहे हो तो पासवर्ड जो जा रही है ऊपर से नीचे तक, इंक्रिप्शन किस लेयर पे हो रहा है, इस प्रेजेंटेशन पे। इस पे कौन सा प्रोटोकॉल आ गया, वो जो PKIP, TKIP, जो CHAP, MSCHAP, ये सब जो प्रोटोकॉल्स है जो इंक्रिप्शन करते हैं, इस पे आते हैं प्रेजेंटेशन पे। अब है सेशन एस्टैब्लिशमेंट। जब भी कोई कनेक्शन बिल्ड होता है, जब ट्रांसपोर्ट लेयर भी एस्टैब्लिश करने से पहले एक कनेक्शन बनता है दो कंप्यूटर्स के बीच में, तो वो सेशन लेयर का काम है कि कनेक्शन कितने देर तक रहेगा। वो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हैंडशेक परफॉर्म करता है। तो ये सेशन लेयर का पार्ट है। और बस ये तीनों में इतना ही है। एक चीज और बस बताएंगे, लास्ट चीज, इसको हम लोग उल्टा लिखते हैं, जैसे 1 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो नॉर्मल डेटा का फ्लो होता है वो इस तरह होता है। एक कंप्यूटर अपना डेटा निकाला, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक, फिजिकल होते हुए फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क, ये ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन तक पहुंच गया। ये दूसरा कंप्यूटर है PC2, ये PC1 है, ठीक है। लेकिन लुक अलाइक फील ऐसा होता है कि डेटा जब यहाँ से एप्लीकेशन से नीचे उतरता है, वो ट्रांसपोर्ट पे आते आते लगता है कि ट्रांसपोर्ट, और इस पे मतलब ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि लगता है कि डेटा का ट्रांसमिशन सीमलेस हो रहा है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसपोजिशन, ऐसा करके कुछ वर्ड था। मतलब आदमी को ये चीज दिखता ही नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। चीजें यहाँ तक आपको दिखेगी, आपके कंप्यूटर पे दिखेगा कि सिक्योरिटी कीज कौन सा आप लगाए हैं, आपको दिखेगा कि आपका सेशन कितने देर एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा मतलब उस कम्युनिकेशन में कि IP एड्रेस क्या है, फ्रेम्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, और आप बिट्स पे कर रहे हैं कि वाईफाई से कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखता है। ये सब इनविजिबल पोर्शन है। ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट तक आप चेक कर सकते हो। वैसा ही मॉडल पे इतना ही था क्लास। फिजिकल और डाटा लिंक का दोबारा एग्जांपल बताओ। फिजिकल और डेटा लिंक में एक ही प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड बिल्कुल। ईथरनेट प्रोटोकॉल, 802। तो फिजिकल लेयर में मतलब क्या क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब क्या क्या? केबल, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये हो गया आपका UTP केबल्स, STP केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड, शील्डेड ट्विस्टेड लेयर, कोएक्सियल केबल जो पुराने टाइम में यूज होती थी, फाइबर केबल, फाइबर में दो है, एक सिंगल मोड, ये सिंगल कोर फाइबर केबल है, एक मल्टी मोड फाइबर केबल है। केबल ही आएंगे इसमें फिजिकल। SFP जो है, फिजिकल लेयर में खाली केबल ही आती है।
फिजिकल वही तो हो एक गया। डिवाइस, एक लौता डिवाइस है जो आता है वो है हाँ, ये भी बाकी सारे केबल केबल आते हैं। और मोस्टली डेटा लिंक लेयर में वाईफाई भी इसी का पार्ट है। डेटा फिजिकल वाला जाते तो फिजिकली दिख जाएगा, लेकिन अंदर किस तरीके से पैकेट ट्रांसमिट वो नहीं चेक कर पाओगे। डेटा लिंक में क्या आएगा, तो डेटा लिंक में भी ईथरनेट प्रोटोकॉल आता है। हाँ मोस्टली ईथरनेट ही आता है क्योंकि हर फ्रेम्स ईथरनेट के बेसिस पे ही काम करता है। इसके अलावा अल्टरनेटिव्स होंगे, मेरे नॉलेज में नहीं है। नहीं, डेटा लिंक लेयर में काम क्या होगा, मतलब इसमें तो केबलिंग आ गई, हाँ, तो जैसे- कनेक्टिविटी कर ली हमने। यूटीपी केबल हो, चाहे एसटीपी हो, चाहे कोएक्सियल हो, या एसएफपी हो, या हब हो, या फिर वाईफाई हो, वोल्टेज का फ्लो होता है। फाइबर में लाइट्स का फ्लो होता है, ठीक है। तो वो एक पीरियड डिफाइंड होता है कि कुछ मिली सेकंड से कुछ मिली सेकंड तक जो वोल्टेज अप एंड डाउन होगा, इसका मतलब क्या है, वो मतलब यहाँ पे डिफाइन होता है आपका डेटा लिंक लेयर पे। जैसे कि एक चीज हम लोग देखते हैं, अब कंसोल से पुट्टी से कंसोल कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक चीज पूछता है बॉड रेट, ठीक है। हम लोग बॉड रेट को रखते हैं 9600, तो हम लोग उस पीरियड को डिफाइन करेंगे जो वोल्टेज का स्पाइक्स आ रहा है, इतना स्पाइक्स का वो मतलब है कि कुछ डेटा रिसीव हुआ। अगर ये बॉड रेट मिसमैच होगा तो कम्युनिकेशन कुछ गिबरिश अजीब से लिख कर आता है। तो वही है, ये जो डेफिनेशन है पीरियड का डेफिनेशन कि कितना का मतलब डेटा आ रहा है, ये चीज हम लोग डेटा लिंक में डिफाइन करते हैं। और इथरनेट इसको, जो इथरनेट स्टैंडर्ड है, इसको बहुत बढ़िया से फ्रेम्स के रूप में रखता है कि इतना दूर ये है, प्रियम्बल होते हैं, स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर होता है, या एड्रेस होते हैं, मैक एड्रेस होते हैं, वो सब चीज इसी डेटा लिंक का पार्ट करता है, ठीक है। गुड, अब सही लगा। हर चीज एड्रेस से लेकर वो कितना वोल्टेज होगा, क्या होगा, वो सब चीज का डेफिनेशन डेटा लिंक देता है। इनकैप्सुलेशन में तो सीमा होता है ना डेटा लिंक में। इनकैप्सुलेशन भी डेटा, हाँ, इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन क्या होता है, देखिए जब पैकेट ऊपर से नीचे उतरता है तो ये ओरिजिनल डेटा था जो आपका क्रोम या आपका आउटलुक जनरेट किया, इस पे हम लोग एप्लीकेशन लेयर का कुछ चीज चढ़ा देंगे। जब कुछ नया चीज पे रैप कर दिए तो उस प्रोसेस को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अब ये जो नया रैप है ये आपका नया डेटा बना, जब ये एक लेवल नीचे उतरा तो उस पर फिर कुछ दो चीज जुड़ गए, हेडर और ट्रेलर। हेडर और ट्रेलर मोस्टली हेडर्स जुड़ते हैं, सिर्फ ये डेटा लिंक लेयर है जो ट्रेलर भी जोड़ता है पीछे, ठीक है। तो हर बार एक नया चीज ऐड हो जाता है इस पे हर लेवल पे, जब तक डेटा नीचे से ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन हुआ। अब जब उल्टा जब प्रोसेस चलता है तो हर लेयर अपना अपना इंफॉर्मेशन हटा देता है। जैसे फिजिकल है, बिट्स तो रिसीव कर लिया, उसमें कुछ हटाने की चीज था नहीं। जब डेटा लिंक लेयर पे हुआ तो उसमें से मैक एड्रेस को हटा दिया जाएगा, जब अगला आ जाएगा। लेयर 3 सिर्फ आईपी एड्रेस देखेगा और पैकेट को सही जगह फॉरवर्ड करके आईपी एड्रेस को हटा देगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, जो इसका जो ट्रांसपोर्ट लेयर था, अगर वो टीसीपी यूज किया है तो जो टीसीपी का जो सेगमेंट है उसको हटा देगा। अगला आएगा सेशन लेयर, सेशन एस्टैब्लिशमेंट था, सेशन की कुछ इंफॉर्मेशन होगी उसको हटा दी जाएगी। प्रेजेंटेशन लेयर जो इनक्रिप्टेड होगा उसको डिक्रिप्ट करेगा और ऊपर भेज देगा। अब जो एचटीटीपीएस है वो आपका क्रोम का आउटपुट दे देगा। ये हो गया, गुड, लकी। समझ में आया? डेटा लिंक आज समझ में आया। पोर्ट क्यों डालते हैं जो कनेक्टिविटी करते हैं। पोर्ट्स का तो डिस्कशन ही नहीं किए, पोर्ट्स क्या करता है। मुझे पता है सारी चीज पहले से, लेकिन थोड़े एग्जांपल सटीक मिले आज कि एक्सप्लेन कैसे कर पाए अच्छे से। चल अब बंद कर, मैं जा रहा हूँ। तू कुछ और पढ़ाएगा और मेरा मिस हो नहीं, आज तो बस बहुत हो गया, आज 2 क्लास लेगी, आज सैटरडे संडे ये कल। इनमें 2 दिन थक जाएंगे अभी रिवीजन करने में। इसमें नहीं, इसमें तो क्वेश्चंस नहीं, आए, क्वेश्चन तभी मिलेंगे ना दोबारा रिवीजन करेंगे। इसमें तो नहीं मिलेंगे। बाकी आगे और टफेस्ट होता जाएगा मामला। एक चीज हम पढ़ाई नहीं, सिर्फ वो था पोर्ट्स, क्योंकि आईपी एड्रेस के बाद हम लोग मतलब जैसे लिखते हैं 192.168.10.10, उसके बाद यहाँ पे रेशियो का साइन लगा के हम लोग लिखते हैं 80-80 या 10-24, कुछ तो यहाँ लिखते हैं। हाँ, जो पोर्ट ये पोर्ट क्या करता है ये अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो ये नेक्स्ट पे बताओ थोड़ा ऐसे और भी दो उसका, ऐसे और भी हवा हवा में क्या दिक्कत है, डीपली भी पढ़ लेंगे। पोर्ट्स बेसिकली खा लेंगे वो पूरे पूरे। तुम्हें ये तो बताओ नहीं तो ले जाओ। ले जा रहे हो रिटर्न, रिटर्न क्यों ले जा रहे हो? इसी से निकल जाऊंगा, टाइम लगता है।
चलो माइक्रोवेव तक हम खाएंगे। कोर्स बताओ ऐसे एक बार पहले आजा आजा ऐसे ओवरव्यू दो उसका एक बार ऐसे हवा में कोर्स